भागलपुर के मस्जिद में दिन दहाड़े जाके भगवा झंडा लहरा दिया गया। हाल फिलहाल की बात है, 2 दिन पे कबल की बात है। शाम के टाइम में अगर मान लीजिए कि पहले से रहा शेड्यूल कि शाम में जो है आज बहुत बिजी होने वाला है, तो मॉर्निंग में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन वर्कआउट स्किप नहीं करते हैं। ये किशनगंज की यही खूबसूरती है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती पे हमेशा कोई चाहते हैं दाग लगाना। मैं आपको फिर से ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, इसी तरह का भाषण अगर दानिश इकबाल दिया होता तो अब तक किशनगंज जल चुका होता। बिल्कुल फैक्ट है। मैं डंकी की चोट पे कहता हूँ कि गांधी चौक पे गांधी जी की प्रतिमा आज लगे या कल लगे, लेकिन वो लग के रहेगा। कितना भी केस कर लो, कितना भी मुकदमा डाल दो, कितने भी झूठे एफआईआर कर दो, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पे गांधी चौक अगर है तो गांधी जी की प्रतिमा लगेगी। गांधी चौक पे गांधी जी की प्रतिमा आज लगे, कल लगे, परसों लगे, लेकिन ये तय मैं बता दे रहा हूँ कि वो लग के रहेगा और तमाम लोग देखेंगे भी। तो किशनगंज में अगर के बारे में अगर बात की जाए तो किशनगंज में चूँकि AIMIM है जो कि RJD का काम ख़राब जरूर करेगी, तो AIMIM को आप लोग कितना अपना टक्कर का मानते हैं? उसके साथ ही साथ जनसुराज भी है, इस बार 2025 में चुनाव लड़ेगी, तो कितना टफ होगा आप लोगों के लिए? कि मैं नेशनल लेवल पे गेम खेल चुका हूँ। अच्छा, नेशनल लेवल? और हाँ, और सीमांचल इधर के इलाके के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मैं पहला ऐसा एथलीट था जो स्पॉन्सरशिप पे था। और ओवरऑल इंडिया में मेरे 6th रैंक आए थे। एक शेर की अर्ज में, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये जिम नहीं आसान, बस यही चीज़ है कि लोग जोश जोश में कुछ दिन आएंगे, 1 महीने तक करेंगे, 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, 30, मतलब इस तरीके से। अब फिर बाद में वो बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा मेरे से। अच्छा, आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो जिम और राजनीति में दोनों में मैनेज कैसे कर लेते हैं आप? क्योंकि अब एक दिन भी नागा नहीं करते हैं जिम। ये सारा चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट का खेल है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लाइफ का पहला प्रोटीन जो है अपना फ़ोन बेच करके ख़रीदा था। फ़ोन बेच कर खरीदा था? आप करोड़पति हो, आप अरबपति हो, लेकिन उस पैसे को आप ढंग से यूज़ ही नहीं कर पाओगे अपने ऊपर, तो वैसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा बस यही है कि जितना भी बिजी क्यों ना रहो, कम से कम 40 मिनट निकालो अपने लिए। राहुल गांधी तो बिल्कुल, उनका फिटनेस देखें, उनका फिटनेस, उनका 6 पैक एब्स भी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, फिज़िकल तौर पे काफ़ी वो एक्टिव हैं और बहुत सारे उनके स्पोर्ट्स में भी रुचि है। अच्छा, पॉलिटिक्स और बाकी जिम, ये दोनों मुश्किल काम है और दोनों मुश्किल काम आप बखूबी कर रहे हैं, तो ज़्यादा आसान जिम है या फिर ज़्यादा आसान पॉलिटिक्स है? तो अगर आप पॉलिटिक्स को अगर कमीशन खोरी के नाते से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और उसको अपना धंधा बना ले रहे हो, तो आप कभी भी वो चीज़ अचीव नहीं कर सकोगे। आवाम के हित में हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे ब्लॉक का मामला हो, चाहे थाना का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, हमेशा फ्रंट फुट पर रह के काम करने वाला आदमी हूँ। नेता तभी बनिएगा जब प्रशासन के आँख में आँख डाल करके जब आप सवाल करिएगा, तभी आप नेता बनिएगा। आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई धंधा नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस बैठ के नेतागिरी कर रहे हो, तो वैसे लोगों को पब्लिक भी नकार देती है। यहाँ किशनगंज में अगर हमारी आबादी कम है तो इसके बाहर और भी जगह है जहाँ पे हमारी आबादी ज़्यादा है। कुर्सी का लालच इतना भी नहीं होना चाहिए किसी को कि अपना ईमान धर्म बेच दे। अपने बिहार के 13 करोड़ आवाम को जो है समझ लीजिए कि सूली पर चढ़ाने का वो काम जिस तरीके से कर रहे हैं, वही पूछना चाहूँगा कि आपके माध्यम से किशनगंज की सारी आवाम से ही पूछना चाहूँगा कि क्या मैं आपको दंगाई लगता हूँ? अल्लाह ने अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, किसी और को मौका मिलेगा तो कोई और लड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल यही है कि गठबंधन की सीट है और गठबंधन के लोग ही लड़ेंगे। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि दुनिया में सबसे आपका प्यारा चीज़ यानी कि सबसे कीमती चीज़ आपके लिए क्या है? अगर ऑप्शन दिया जाए, आपका बॉडी या फिर पैसा, दौलत, शोहरत या फिर परिवार, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है सबका व्यू अलग अलग होगा क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है सेहत। क्योंकि अगर आपका सेहत ठीक है तो सब कुछ आपके लिए ठीक है, सेहत ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके पास कितना बढ़िया परिवार रह जाए, कितना पैसा रह जाए, वो मायने नहीं रखता है जब तक नहीं आपका सेहत ठीक हो। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये सेहत के बारे में क्यों बोल रहे हैं। आप देख रहे भी होंगे बैकग्राउंड में चारों तरफ हम जिम सेंटर में मौजूद हैं और इस जिम सेंटर में दानिश इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि RJD के नेता भी हैं। और दानिश इकबाल साहब
बॉडी बिल्डर भी है और साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी जम करके हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। हम दानिश इकबाल साहब से राजनीतिक जीवन से जुड़ी और बाकी बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई कई सवाल पूछेंगे। तो ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर राजनीति और बॉडी बिल्डिंग में कॉम्बिनेशन कैसा है, तो आप इस वीडियो को देखिए, हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। और लेकर चलते हैं दानिश भाई के पास। देख सकते हैं दानिश भाई एक्सरसाइज कर रहा है। कैसा लग रहा है? पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। आप तमाम जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ सलाम, आदाब, नमस्कार। और आपका फिरदौस भाई बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। इस समय अभी आप बॉडी प्लानेट जिम में हैं। तो बॉडी बनाने में पूरा पसीना पसीना हो गए हैं आप। तो क्या डेली ये आपका रूटीन है क्या? हाँ, ये डेली का रूटीन है। चाहे कितना भी बिजी क्यों ना रहूँ, अपने लिए कम से कम 1.5 घंटा मुझे निकालना ही होता है। तो अभी शाम के समय में ये इंटरव्यू हो रहा है, तो शाम रात में ही ये जिम करते हैं या फिर दिन में भी? एक्चुअली क्या है कि टाइम का थोड़ा सा जो कभी शाम के टाइम में अगर मान लीजिए कि पहले से रहा शेड्यूल कि शाम में जो है आज बहुत बिजी होने वाला है, तो मॉर्निंग में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन वर्कआउट स्किप नहीं करते हैं। तो दिन भर एक टाइम कम से कम करते हैं। हाँ, एक टाइम है वो चलेगा ही चलेगा, चाहे वो सुबह हो जाए चाहे वो शाम हो जाए। तो क्योंकि अभी काफ़ी हेक्टिक रहता है तो मैं मॉर्निंग में ही प्रेफर करता हूँ। आज वैसे भी छुट्टी का दिन था तो इसलिए आ गया मैं इवनिंग में। आज छठ है, छठ पूजा है और छठ पूजा की वजह से जिम खाली है, लेकिन दानिश भाई डटे हुए हैं एकदम बिल्कुल जिम में। अच्छा, तो दानिश भाई कब से ये आप जिम मतलब कर रहे हैं? देखिए, जिम का जो है अगर सही पूछा जाए तो कम से कम 10 से 12 साल तो हो ही चुका है। 10-12 साल से? हाँ, लेकिन एक मतलब आप बोलेंगे अगर कि बिल्कुल जो है उसको लगातार तरीके से और एक प्रोफेशनल तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि 2018 से हाँ 4-5 साल आप पकड़ के चलिए कि ऑलमोस्ट हो चुका है। तो 2018 से डेली जिम कर रहे हैं, बीच में कभी गायब हुआ है? हाँ, जैसे कभी काम के सिलसिले में अगर पटना जाना हुआ, दिल्ली जाना हुआ, तो हर जगह पे जिम मेरा फिक्स है। अगर पटना भी गया तो वहाँ पे वक्त निकाल के किसी भी जिम में चला गया। अच्छा, दिल्ली गया, पटना में भी करने अगर जाते हैं तो? पटना में भी कर लिया, दिल्ली में मतलब अब नागा नहीं जाता? नहीं, नागा नहीं जाता है। कोशिश एक दिन तो जरूर नागा गया होगा, शादी के दिन आप? हाँ, शादी के दिन गया था। और कोशिश तो यही रहती है कि क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आजकल के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है। क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे कि बैठ करके, या अगर जिनका जॉब प्रोफाइल अगर आप लीजिएगा तो किसी का बैठे रहने का है, किसी का दिन भर मतलब एक ही जगह पे सीमित रहने का है, तो उन लोगों का बहुत सारा उनमें प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे क्या कहते हैं, ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, शुगर की प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द वर्द रहता है, ओवरवेट हो जाते हैं, नाना प्रकार का तो हाँ बहुत तरह का चीज़ होता है। इसलिए लाइफ में ज़रूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग ही करो, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप चाहे फिट रहने के लिए जिम जरूरी नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, फिट रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम में ही आ जाओ। आप रनिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में आप जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बैट बॉल हो गया, उसके बाद आपका बैडमिंटन का भी टाइम भी है, ठंड आ रहा है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। बिल्कुल, आपको अपने बॉडी को कम से कम 40 मिनट्स आप दो, किसी भी वर्कआउट के लिए दे दो, किसी भी आउटसाइडर गेम के लिए दे दो, बट लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। और बेहतर है कि अगर आप जिम में अगर आप 40 मिनट अगर दे रहे हैं तो वो आपके लिए और सोने पे सुहागा हो सकता है। दूसरी बात, वहाँ कितना इंच है अगर बताएं? ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 18 अप्रॉक्स होना चाहिए। 18? हाँ, 18 अप्रॉक्स होना चाहिए। अच्छा, और चेस्ट? चेस्ट मेरा 48 हाँ 48 के आसपास। ये तो मेरा शौक है। आप जैसा बॉडी बिल्डिंग जाकर के लोग कंपटीशन में जाते हैं और मेडल लेकर आते हैं, ऐसा कुछ आपका कोई ख्वाब है? जी देखिए, मैं आपको अभी फिर से बता देता हूँ कि मैं नेशनल लेवल पे गेम खेल चुका हूँ। अच्छा, नेशनल लेवल? और हाँ, और सीमांचल इधर के इलाके के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मैं पहला ऐसा एथलीट था जो स्पॉन्सरशिप पे था। और ओवरऑल इंडिया में मेरे 6th रैंक आए थे 2021 में, जो मैंने इंडिया में 6 रैंक थे। और मेन है क्या कि हम लोग रहते हैं किशनगंज में, और बॉडी बिल्डिंग को जो है इस एरिया में, या आप अगर ले लें तो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया,
इवन आप कटिहार पकड़ लेते हैं, इन क्षेत्रों में जो है उस तरह का क्रेज़ नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल। जबकि एक बॉडी बिल्डिंग जो है ना, ये भी एक अपने में एक बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है पाया। अगर एक चीज़ बताना चाहे तो जिम किन लोगों को करना चाहिए और जिम करने से क्या क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जिम जो है सब लोगों को करना चाहिए, इसमें कोई तरह का ये नहीं है कि फलाने वर्ग के विशेष फायदे के बारे में। फ़ायदे बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे प्लस है कि आपका एक तो स्ट्रेंथ लेवल बढ़ता है, दूसरा है कि आपको बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, रोग पड़ते। तीसरा है कि अगर कोई भी तरह का अगर आपको चोट लगता है, कट गया, टूट गया या इस तरह का कुछ होता है, तो जल्दी आप बनिस्बत नॉर्मल लोगों से जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप इससे अचीव कर सकते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग कोई ख़राब चीज़ नहीं है, सबको करना चाहिए। और ये अगर आप एक अच्छे गाइडेंस के साथ अगर करते हैं और किसी अच्छे गाइडेंस के साथ में अगर करते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अच्छा, बहुत से लोग जिम मतलब शौक में या फिर जो भी है वो ज्वाइन तो करते हैं, ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन जिम करने के बाद फिर वो लिफ्ट ले लेते हैं उसे, तो फिर तो मैंने आपको क्या बोला, कंटिन्यू कैसे रहेगा इसमें? मैंने आपको चीज़ वही बताया, एक शायर की अर्ज में, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना तो है। ये जिम नहीं आसान। बस यही चीज़ है कि लोग जोश जोश में कुछ दिन आएंगे, 1 महीने तक करेंगे, 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, 30, मतलब इस तरीके से। अब फिर बाद में वो बोलेंगे कि अब नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं भी ज्वाइन किया था, 15-20 दिन में ही। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जितना लोग अक्सर मैं भी ये चीज़ का सामना करता हूँ कि आप जैसे कहीं गया तो बस लोग पहले पूछे कि आपकी बॉडी अच्छी है तो आप सप्लीमेंट लेते होंगे, आप ये लेते होंगे, वो लेते, तरह तरीके के सवाल है। तो क्या लेते हैं क्या सप्लीमेंट? नहीं, मैं वही बता, उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो आप सप्लीमेंट ले लें, आप कोई भी तरह का चीज़ यूज़ कर लें, बॉडी आपको वेट लिफ्ट करने से ही बनेगी। अच्छा, आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, तो जिम और राजनीति में दोनों में मैनेज कैसे कर लेते हैं आप? क्योंकि अब एक दिन भी नागा नहीं करते हैं जिम। ये सारा चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट का खेल है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है टाइम मैनेजमेंट में जो है कभी चूका नहीं हूँ। चाहे मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, जैसे क्षेत्र में रहा तो कभी कभी लंबा प्रोग्राम हो गया, लौटने में 9 बज गया, 10 बज जाता है। तो क्योंकि ये जिम है, परवेज़ भाई का इनसे हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात है, तो स्पेशली कभी उनको चलता है पता कि आज लेट हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो अरेंज कर देते हैं। जिम करने में पैसा कितना खर्चा होता है, कोई अगर करना चाहे तो? देखिए, मैंने आपको कोई अगर पकड़ना चाहे तो, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो फिर पैसे को भूलना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल अगर आपको करना है तो आप महीने का जो है 10,000 8,000 आप पकड़ के चलो। अपने बॉडी में जितना देंगे उतना कम है। बस हाँ, अब बॉडी में अब जितना दूँ उतना कम है, ठीक है। उसका कोई नहीं, यहाँ पे कोई मिनिमम, मैं आपको क्या बोला, एक नॉर्मल बॉडी के लिए आप अगर अपने बॉडी पे महीने में 7,000 8,000 रुपये खर्च कर रहे हो, इनफ है, मेंटेन बॉडी रहेगी। तो एक होता है कि चाहत किसी की कभी ख़त्म नहीं हो सकी, खुद के अंदर इच्छा होनी चाहिए। हाँ बस। और मैं आपको एक चीज़ और, ये काम बिना इच्छा के हो ही नहीं सकता है क्या? हाँ, मैं भी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने अपने लाइफ का पहला प्रोटीन जो है अपना फ़ोन बेच करके ख़रीदा था। फ़ोन बेच कर खरीदा था? 2008 में जब मैं नया जब स्टार्ट किया था मैं वर्कआउट, तो मेरे जो जिम के जो कोच थे उन्होंने बोला था कि ऐसे कब तक करेगा, कुछ सप्लीमेंट में जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन देखिए ऐसा है क्या कि कोई भी यूज़ कर सकता है। बाकी आप भी राजनीति में हैं और अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर राजनेताओं के फिटनेस काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है, बड़े बड़े पेट निकले हुए रहते हैं अक्सर राजनेताओं के। तो दोनों में कम्बिनेशन देखा जाए तो बहुत कम मिलता है, दोनों में समानता। देखिए, ऐसा होता है क्या कि सबकी अपनी अपनी एक लाइफ रूटीन होती है। हो सकता है कि अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि 24 आवर मेरा बिज़ी रहे, कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर सेहत है तभी सब कुछ है, और अगर सेहत नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप करोड़पति हो, आप अरबपति हो, लेकिन उस पैसे को आप ढंग से यूज़ ही नहीं कर पाओगे अपने ऊपर, तो वैसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा बस यही है कि जितना भी बिज़ी क्यों ना रहो, कम से कम 40 मिनट निकालो अपने लिए, इनफ है एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बॉडी बिल्डिंग करो, मैं जिस तरीके से करता हूँ मेरा बस वही, मैं बॉडी बिल्डिंग की पर्पज़ से करता हूँ हमेशा। तो वो चीज़ है, आप बॉडी मेंटेन रखने के लिए भी आप हल्के फुल्के वर्कआउट कर सकते हो। 24 घंटा में तो 1 घंटा कम से कम सेहत को तो दे ही सकते हैं ना, अपने आप को तो दे ही सकते हैं। अगर आप, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर आप फिट नहीं रहोगे आप कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा, राजनीति में और कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो ऐसा बॉडी बिल्डर हो और बाकी फिटनेस पर ध्यान देता हो? फिटनेस से क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। एक्चुअली अभी तो क्योंकि राहुल गांधी तो बिल्कुल, उनका फिटनेस देखें, उनका फिटनेस, उनका 6 पैक एब्स भी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, फिज़िकल तौर पे काफ़ी वो एक्टिव हैं और बहुत सारे उनके स्पोर्ट्स में भी रुचि है, चाहे स्विमिंग हो जाए और एक उनमें शायद कराटा में वो ब्लैक बेल्ट भी हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं उनमें, मतलब कैलिबर है उनमें और वो करते भी हैं। और तो लोग को मैं नहीं जानता ऐसे कि जो बॉडी बिल्डिंग में भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। तो लेकिन हाँ, मैं तो वही कहूँगा कि जितने भी यंगस्टर ख़ास तौर पे जो पॉलिटिक्स में हैं वो आई थिंक मेरे ख्याल से सब थोड़ा थोड़ा जो है वर्कआउट करते होंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं जो बॉडी बिल्डिंग के इस पर्पस से मैं करता हूँ हमेशा शुरू से। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं अपने से मतलब औरों को अपने से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग ही करके अपना ये करो। आपको बस बॉडी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत अपना फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वो आप करते रहो। अच्छा, ये है, आप तो खैर जिम करते ही हैं, बाकी राजनीति में हैं और राजनीति में आप आर्ट जिले से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके नेता फिटनेस के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तेजस्वी यादव जी। एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनको सलाह दिया था। जैसा कि देखिए, मैंने भी आपको पहले भी कहा, तेजस्वी यादव जी क्योंकि अभी वो काफ़ी मेहनती हैं और जिस तरह का उनका दिनचर्या है, तो मुझे नहीं लगता कि उस दिनचर्या में पॉसिबल हो पाता होगा। लेकिन हाँ, ऐसे पहले आपने देखा होगा जब वो क्रिकेट खेलते थे और वो अच्छे खासे क्रिकेटर रह चुके हैं और इनफैक्ट जो है उन्होंने अपनी कप्तानी में विराट कोहली को भी खिलाया है अपने साथ में। तो उनका खैर एक अलग ही ये है। और क्योंकि मैंने ऐसे पहले भी कहा कि 6 पैक एब होना या बड़े बड़े मसल्स दिखना, यही सिर्फ आपका बॉडी डेफिनेशन नहीं हो सकता है। आप अंदर से कितने हेल्दी हो, आप अंदर से कितने फिट हो, आप मतलब कितने घंटे काम कर सकते हो, आप कितने किलोमीटर चल सकते हो, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अच्छा, पॉलिटिक्स और बाकी जिम, ये दोनों मुश्किल काम है और दोनों मुश्किल काम आप बखूबी कर रहे हैं। तो ज़्यादा आसान जिम है या फिर ज़्यादा आसान पॉलिटिक्स है? यानी कि कोई अगर युवा आना चाहे तो पॉलिटिक्स में उसको वो आने में उसको आसानी होगी या फिर जिम में? देखिए, सब अपने अपने जगह पे ये क्या बोलते हैं, आसान और जो आप भारी का जो एक डिफिनेशन है, ये हर एक फील्ड में है, ठीक है। एक बिजनेस करना भी भारी है, जिम करना भी टफ है, पॉलिटिक्स करना भी टफ है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में सबसे पहले होना चाहिए क्या, आपका गोल क्या है, आपको अचीव क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, यूथ भी हैं जो बस ज्वाइन कर लिए कि मेरे गाड़ी में बोर्ड लगे, मेरे हमको 2-4 लोग जान जाए, टोल टैक्स पे जो है मेरा पैसा बच जाए। तो ये सब एक है। दूसरा पॉलिटिक्स है कि लोग गोल सेट करके आते हैं कि मुझे लीडर बनना है। हाँ, वही आपसे एक सवाल है कि आप राजनीति में आए तो क्यों आए, आपका ऐसा कोई गोल है जो आप बता सकते हैं आगे चल करके, या फिर जो भी आना चाहे अगर राजनीति में कोई भी युवा, तो उनको क्या करना चाहिए? 2-3 सवाल है। सबसे पहले जितने भी युवा जो आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, सबसे पहले माइंड सेट करें, ठीक है। माइंड सेट करें, एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, और अगर आपको पॉलिटिक्स में अगर अच्छा मुकाम लाना है, ठीक है, अगर अच्छा मुकाम लाना है तो अपने स्टैंड पे क्लियर रहें और हमेशा एक टुक, कहने का मतलब है कि एक बात पे हमेशा कायम रहें। दूसरा, हमेशा लोगों के हित के लिए काम करें।
ठीक है, बिना डरे। बहुत से युवा राजनीति में आते हैं तो पैसे कमाने के भाव से आते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जहां आपने राजनीति में आके ब्रोकरी शुरू कर दिया, अगर उस चीज़ का आपने अगर गलत फ़ायदा उठाया, इन द सेंस कि कमीशन खोरी में, ब्लॉक में, अस्पतालों में, थाना में, जहाँ भी आप ले लीजिए, दफ्तरों में, तो अगर आप पॉलिटिक्स को अगर कमीशन खोरी के नाते से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और उसको अपना धंधा बना ले रहे हो, तो आप कभी भी वो चीज़ अचीव नहीं कर सकोगे। आपकी बात की वैल्यू 0/लुल हो जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी फ़ोन करता हूँ रिस्पॉन्स मिलता भी है और अल्लाह के फजल करम से काम होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी इन सब चीज़ों में पड़ता नहीं। अगर गलत है तो वो गलत है और अगर सही है तो फिर वो सही है। आवाम के हित में हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे ब्लॉक का मामला हो, चाहे थाना का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, हमेशा फ्रंट फुट पर रह के काम करने वाला आदमी हूँ और इसीलिए लोगों का इतना प्यार मिलता है हमको, इसलिए हर जगह पे लोगों का इतना हमको सम्मान मिलता है, क्योंकि हर एक लोग जानते हैं कि जब जो कर नहीं पाएगा वो काम दानिश इकबाल ज़रूर करके दिखा देगा। नेता का बहुत सारा डेफिनेशन है। कोई आया ये सोच करके कि चलो हमको पद मिल जाएगा, हमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ठीक है। कोई अपना आया कि चलो हाँ 2-4 लोग के साथ मिल करके हम यहाँ कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे, हो कर लेंगे तो हम नेता बन गए। नहीं, नेता आप तभी बनिएगा जब आप सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिएगा। नेता आप तभी बनिएगा जब आवाम के लिए आप हमेशा खड़े रहिएगा। नेता तभी बनिएगा जब प्रशासन के आंख में आंख डाल करके जब आप सवाल करिएगा, तभी आप नेता बनिएगा, वरना आप नेता कभी नहीं बन सकिएगा। बहुत से लोग राजनीति में आते हैं, अपने काम धंधा छोड़ करके फुल टाइम राजनीति को देते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि राजनीति फुल टाइम देने की चीज़ है या फिर साइड कोई बिजनेस भी होना चाहिए? मैं आपको पहले भी कह देता हूँ कि हमारे भी नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और जितने भी यंगस्टर हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति को कभी भी धंधा नहीं बनाना है। पॉलिटिक्स एक चीज़ अपनी जगह पर है, एक सामाजिक कार्य है, एक सामाजिक कार्य वो आप कर रहे हो, लेकिन साथ में एक अपना अस्थायी धंधा रोजगार आपका होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? सूखा फुटानी। ठीक है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप रोड छाप हो या आप सड़क छाप, आप मतलब इसको जो भी ऐसे उदाहरण ले लो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई धंधा नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस बैठ के नेतागिरी कर रहे हो, तो वैसे लोगों को पब्लिक भी नकार देती है। इसलिए नकार देती है कि आपसे पहले आपका लोग व्यक्तित्व जानती है, आप क्या हैं, आप करते क्या हैं, आपका रोज़गार क्या है। अगर आप मान लीजिए कि मेरे लिए खड़े हो रहे हैं तो आप में कितना वेट है, आप में कितना दम है कि आप मेरे लिए कुछ कर पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से सक्षम होंगे तब तो मेरे लिए कुछ कर पाइएगा। जब आप खुद ही उस लायक नहीं हैं तब आप कैसे मेरे लिए कर पाइएगा? तो पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, बिजनेस एक अलग चीज़ है, ये दोनों पैरेलल चीज़ है, दोनों कभी एक नहीं होगा। फुल टाइम पॉलिटिक्स को लेकर नहीं चलना चाहिए, बाकी साथ आपका अपना कोई बिजनेस होना चाहिए जो अपना परिवार घर चला सके, क्योंकि पॉलिटिक्स सेवा भाव के से होना चाहिए, ना कि पैसे कमाने के भाव से। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि गिरिराज सिंह जी किशनगंज आए और बाकी यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की, बहुत सारी बातें कही और ये भी कहा कि यहाँ पर मतलब कि हिंदुओं को त्यौहार नहीं मनाने दिया जाता है, जैसे कि आज छठ पूजा है। तो ऐसे में आप राजद से हैं, तो क्या कभी किसी छठ घाट में गए आज जा कर के कई निरीक्षण किए जा कर? अभी मेरे जहाँ तक कि हमारी याददाश्त अगर तेज़ है तो आप ही के चैनल पे एक इंटरव्यू हुआ था हमारा, गिरिराज सिंह जो आए थे यहाँ पे, जिस तरीके का भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया था किशनगंज में आकर के, 2 तरह का बयान था उनका। पहला ये था कि बहुत सारे किशनगंज के गांव में मुसलमान भाइयों के द्वारा मंदिर तोड़ा गया, और ये भी था कि यहाँ पे जो है दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने नहीं दिया जाता है, यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाने नहीं दिया जाता है। तो और सबसे बड़ा कि अगर कोई एक गाल में एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ सामने वाले को मारो। तो ये एक तरह से एक विशेष धर्म को हाँ लेकर की बात कही। नहीं, वो साफ। और उन्होंने ये भी कहा यहाँ किशनगंज में अगर हमारी आबादी कम है तो इसके बाहर और भी जगह है जहाँ पे हमारी आबादी ज़्यादा है।
तो ये सब चीज़ों का एक साफ संकेत यही है कि हम यहाँ पे आए थे दंगा भड़काने के लिए, लेकिन वो मुंह की खा के चले गए। तो मैंने पहले भी बयान दिया था आपके चैनल पे, तो वो कहते हैं ना कि यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा हाँ, हूँ मैं कि अभी उस पे आ रहा हूँ जो छठ घाट की बात आपने कहा। मैं आज भी आपको पड़लाबाड़ी हुआ, रतुआ हुआ, उसके बाद दामलबाड़ी हुआ। कल मैं टाउन में बहुत सारे छठ घाटों का निरीक्षण करने में गया, घूमने गया। आज भी मैं क्षेत्र से अपने घूम करके आया हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही नहीं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं और हर समुदाय के लोग हर त्यौहार में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ये किशनगंज की यही खूबसूरती है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती पे हमेशा कोई चाहते हैं दाग लगाना, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब होकर के जाते हैं। उनकी खिसियाहट होती है, खिजलाहट होती है, जो उनके भाषणों में निकलती हैं। मैं पहले भी कहूँगा, मैं अब भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को किशनगंज की जनता को चिन्हित करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने ज़िला में घुसने नहीं देना चाहिए। मैंने पहले भी एक बार कहा भी था कि सवाल का जवाब तो बेहतर वो हिंदू भाई दे सकेंगे हमारे, जो ये आरोप गिरिराज सिंह लगा करके गए कि हिंदू भाइयों को यहाँ पे पंडाल लगाने नहीं दिया गया या किन की मंदिर तोड़ी गई। तो मैंने कहा था कि वो हिंदू भाइयों से अगर आप सवाल करें इस तरह का, तो जवाब हमसे बेहतर वो देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल निशान वो छोड़ के गए। प्रशासन को भी अगर यही भाषण, मैं आपको फिर से ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, इसी तरह का भाषण अगर दानिश इकबाल दिया होता तो अब तक किशनगंज जल चुका होता। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट है। वो इतना बड़ा चीज़ करके चले जाते हैं, दंगा भड़काने का पूरा साजिश करके चले जाते हैं, लेकिन उन पर कोई तरह का प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होता है। ना तो उनके पार्टी के द्वारा होता है, ना तो प्रशासन द्वारा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। क्या उन लोग को छूट मिल चुकी है कि वो जाएं बैठ कर के हिंदू मुसलमान करें, आपस में लड़ाने का काम करें? हम लोग यहाँ पे बहुत खुशी से रहने वाले लोग हैं, अमन पसंद वाले लोग हैं, हर त्यौहार में साथ में मिलजुल करके हम लोग सारे फेस्टिवल मनाने वाले लोग हैं, और फिर भी इस तरह का जो है बयान आकर के वो देते हैं, इस तरह का लेक्चर वो दे के चले जाते हैं और साफ दंगा भड़काने वाला भाषण वो दे के चले जाते हैं। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम कम्युनिज्म से या फिर करप्शन से या फिर जो भी हो उससे समझौता नहीं करते हैं। तो फिर उनको मैं देखिए, अरे उनके पहली बात तो उनके पार्टी के लोग और भाजपा के लोग सदन में भी तो बोले हैं ना कि नीतीश कुमार गांजा के नशे में रहते हैं, बोले हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा में सारा रिकॉर्ड है। कार्यक्रम उनको लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है उनके ऊपर। तो नीतीश कुमार जी को नहीं दिख रहा है क्या? भागलपुर के मस्जिद में दिन दहाड़े जाके भगवा झंडा लहरा दिया गया। हाल फिलहाल की बात है, 2 दिन कबल की बात है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी मस्जिदों में भगवा झंडा फहराया गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये तो नीतीश कुमार जी को देखना होगा। वो एक तरफ कहते हैं सुशासन की सरकार है, मेरे नज़र में दुशासन की सरकार है। और सबसे बड़ा ये है कि जंगल राज का मतलब जीता जाता उदाहरण है इनकी सरकार में लोग देखने को मिल रहा है। न जाने किसके दबाव में है, न जाने क्या मजबूरी है। कुर्सी का लालच इतना भी नहीं होना चाहिए किसी को कि अपना ईमान धर्म बेच दे। अपने बिहार के 13 करोड़ आवाम को जो है समझ लीजिए कि सूली पर चढ़ाने का वो काम जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा मतलब इस तरह का स्वार्थी इंसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी 4 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, तो महागठबंधन कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? एक मतलब शॉर्ट में मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि सारे के सारे सीटों पे महागठबंधन की पूरी जितनी भी सीट पे लड़ेंगे वो सब पे वो जीत हासिल करने जा रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस। हम बस 2 सवाल और करेंगे, बस एक हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक ही सवाल, 2 सवाल है कि आप गांधी को कितना मानते हैं? मैं गांधी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं उनके आदर्शों पर चलता हूँ, और मैं उनके जो जितनी भी आज तक के कहे हुए चीज़ है मैं उन सब चीज़ को फॉलो करता हूँ। तो फिर गांधी चौक में गांधी की फिर स्टैचू क्यों नहीं लगाया गया है अब तक? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल तो आपको जो है जाकर के नगर परिषद के चेयरमैन से पूछना चाहिए। और काफ़ी अफसोस की बात है, मैं अभी अगर है तो मैं इस पर आपको एक संक्षेप में बता देता हूँ कि अभी कुछ देर पहले जो मैं एक जिक्र भी कर रहा था, वो जिक्र का आलम ये था कि गांधी चौक पे गांधी जी की प्रतिमा लगाने के लिए हम लोगों ने अथाह प्रयास किया, और उस प्रयास में हम लोग लगभग सफल भी हो गए। और ऑन रिकॉर्ड भी है कि उस जगह पर जो है ऑलरेडी गांधी की स्टैचू लगने का
प्रमाण भी प्राप्त हो चुका है, उस चीज़ का नक्शा भी पास हो चुका है, लेकिन रातों रात वहाँ पे प्रोग्राम ना हो, स्टैचू ना लगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि थाना प्रभारी के द्वारा और भी जो भी होंगे नगर परिषद के लोग के द्वारा या जो भी इस चीज़ में सम्मिलित होंगे, उसने लोगों ने मिल करके मेरे साथ और 9 साथी को मिला करके सब पे दंगा 107 लगाने का काम किया। मैं वही पूछना चाहूँगा कि आपके माध्यम से किशनगंज की सारी आवाम से ही पूछना चाहूँगा कि क्या मैं आपको दंगाई लगता हूँ, किस हिसाब से, किस चीज़ों से। तो साफ साफ है कि प्रशासन की जिस तरीके की मोनोपोली चल रही है, सब्र है, सब्र तो कभी भी टूट सकता है, और अगर टूटेगा तो सैलाब भी आ सकता है, और वो सैलाब को झेलने की तो औकात है नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को पहले भांप लीजिए। मैं डंकी की चोट पे कहता हूँ कि गांधी चौक पे गांधी जी की प्रतिमा आज लगे या कल लगे, लेकिन वो लग के रहेगा। कितना भी केस कर लो, कितना भी मुकदमा डाल दो, कितने भी झूठे एफआईआर कर दो, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पे गांधी चौक अगर है तो गांधी जी की प्रतिमा लगेगी। आज नहीं लग पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं, ये मैं मानता हूँ। इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि अगर आज किसी पे मुकदमा होता है तो 10 लोग, 9 लोग, 11 लोग, 12 लोग जो भी हैं साथ में जो पीछे चल रहे हैं वो पीछे छूट जाते हैं डर से। गांधी चौक पे गांधी जी की प्रतिमा आज लगे, कल लगे, परसों लगे, लेकिन ये तय मैं बता दे रहा हूँ कि वो लग के रहेगा और तमाम लोग देखेंगे भी। दानिश भाई, विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम पार्टियां तैयारी में जुट गए हैं। आपकी तरफ से क्या तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी जो तैयारी है, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, मजबूती के साथ तैयारी है, और हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर हर पंचायत, हर प्रखंड, हर वार्ड में हम लोग ने जाना भी शुरू कर दिया है और लोगों को जोड़ना भी शुरू कर दिया है, और जो भी लोग भटक गए हैं, गुमराह हैं, उन लोगों को बनाने के लिए, वापस लाने के लिए भी अपना संकल्प ले लिया है। तो इंशाल्लाह 2025 में पूरी मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगी और पूरी की पूरी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जाएगी। पूरी की पूरी बिहार में सरकार बनाएगी 2025 विधानसभा चुनाव में। अच्छा, तो किशनगंज में अगर के बारे में अगर बात की जाए तो किशनगंज में चूँकि AIMIM है जो कि RJD का काम ख़राब ज़रूर करेगी, तो AIMIM को आप लोग कितना अपना टक्कर का मानते हैं? और साथ ही साथ AIMIM से उसके साथ ही साथ जनसुराज भी है, इस बार 2025 में चुनाव लड़ेगी, तो कितना टफ होगा या फिर कितना आसान होगा आप लोगों के लिए? कोई टफ नहीं होगा, चुनाव जैसे होती है वैसे होगी इंशाल्लाह। दमखम के साथ हम लोग लड़ेंगे, जिनके बारे में लड़ेंगे कि आपका कोई ऐसा ये है प्लान है 2025 विधानसभा चुनाव आपका खुद का लड़ने का? देखिए, मेरा जहाँ तक कि मैंने, देखिए मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं अब भी फिर से ही बोलूँगा कि ये सीट गठबंधन का है। पार्टी के आला कमान नेता वही तय करेंगे, जिनके खाते में जाएगी वो लड़ेंगे। अल्लाह ने अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, किसी और को मौका मिलेगा तो कोई और लड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल यही है कि गठबंधन की सीट है और गठबंधन के लोग ही लड़ेंगे। तो जिनकी सिटिंग सीट है फिलहाल तो वही लड़ेंगे। आगे क्या होता है, नहीं होता है, वो आला कमान फैसला करेंगे, यहाँ की जनता फैसला करेगी। जिसके खाते में जाएंगे वो तमाम, वो मतलब जिनके खाते में सीट जाएंगे वो लड़ेंगे, और पूरे के पूरे गठबंधन के लोग मिल करके लड़ेंगे वो चुनाव। ये थे दानिश भाई, जो कि अभी हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हो या फिर फिटनेस से जुड़ी हुई हो, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपका भी अलग राय हो सकता है क्योंकि सबका अलग अलग राय होता है, तो आप भी अपना राय नीचे व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं KDV लाइव, मेरे सहयोगी है मैशर आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।